हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुशील एंथोनी है और आप देख रहे हैं मेरा जो चैनल का नाम है दैट इज़ एंथोनी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, फॉर क्लास 11th एंड 12th CBSE पैटर्न पे। यानी कोई भी बच्चा ऐसा, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE का हो, चाहे वो ICSE का हो। देखिए, नीट जो आता है दैट कम्स ओनली डायरेक्टली थ्रू द NCERT। मोस्टली NCERT, मोस्टली क्या मैक्सिमम NCERT से ही नीट के क्वेश्चंस आते हैं और आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी आपके NCERT से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है CBSE के सिर्फ जो बच्चे NCERT पढ़ते हैं CBSE स्कूल वाले उन्हीं के लिए है, यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। क्योंकि इसको जो है मैं इन क्लासेस को जो डालता हूँ टोटली हिंदी में डालते हैं। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर इसको इंग्लिश में डाला करिए। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिंदुस्तान में हर एक बच्चा तो हिंदी इंग्लिश नहीं बोल पाता ना। अब जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो तो हिंदी ही बोलेंगे। तो ये किताब ये क्लासेस उनके लिए भी है। तो बच्चों, ये सिर्फ मैं आज से वो काट देता हूँ CBSE एंथोनी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स क्लास 11th एंड 12th। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर द बोर्ड एंड फॉर द नीट। आप, मेरा फ़ोन नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप या कॉल भी 769। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत देर एडवर्टीजमेंट नहीं करना मुझे। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को थैंक यू बोलूँगा जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख के सिर्फ आप अपने तक सीमित न रखें। आपको इसमें कुछ भी कंटेंट ऐसा लगता है जो आपके लिए यूज़फुल है, तो उस कंटेंट को आप, उस वीडियो को आप प्लीज़ आगे शेयर करें, लाइक करें, फैलाओ सब तरफ, सब लोग देखें, पढ़ें, समझें। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब में, मैं तो बहुत बड़ा नहीं हूँ, मेरे पास साधन भी बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन अपनी पूरी एक्सपीरियंस से मैं आपको कोशिश करूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लासेस फॉर द नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। उनके लिए मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उनके लिए मैं कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग, जिसमें वो लोग डिजीज़ को पढ़ते हैं, उन सारे क्लासेस को मैं सिंस 2011 आई एम टेकिंग इट। तो मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है मोस्टली बायोलॉजी में, और बॉटनी में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्लास 11th में आप लोगों ने किंगडम्स पढ़ डाले होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ डाली है क्लास 11th में। 12th में अब हमको थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आपको तो ये मालूम ही है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, वन इज़ एसेक्सुअल, ठीक है, वन इज़ सेक्सुअल। इस पर थोड़ा सा 5 मिनट के बाद बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें, क्योंकि ऐसे महान हस्ती हमारे देश में है। अगर आप अपनी NCERT की किताब का क्लास 12th वाले बच्चों पहला अगर पेज, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज देखेंगे, है ना, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उसका पहला पेज देखेंगे, तो वहाँ पर आप एक नाम देखेंगे जो जयपुर राजस्थान से एक बोटेनिस्ट हमारे पास थे जिनका नाम था पंचानन महेश्वरी। ठीक है, पंचानन महेश्वरी, ये एक ऐसे बोटेनिस्ट थे, जयपुर से थे, जिनका लोहो आज पूरी दुनिया मानती है। और इन्होंने प्लांट्स पे काम किया था, वर्क ऑन द प्लांट्स। और प्लांट्स पे इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे काम किया था, इसमें उन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर में टेस्ट ट्यूब और इंट्रा ओव्यूल ओवेरियन पॉलिनेशन, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, और इनका ये जो काम था बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा। इस काम को हम लोग आगे टिश्यू कल्चर में भी देखेंगे कि कैसे हम जब ब्रीडिंग को करते हैं, टिश्यू कल्चर को, ब्रीडिंग तो नहीं करते, टिश्यू कल्चर को जब हम करते हैं तो कैसे हम एक सुपीरियर प्लांट को एक सुपीरियर प्लांट से
क्रॉस ब्रीड कराते हैं और जो उसकी प्रोग्री बनती है वो भी हमको क्या मिलती है, सुपीरियर मिलती है। अभी तो जैसे यहाँ पर क्या है, जो अब तो खैर हाइब्रिड का ज़माना है, पहले के समय में क्या था, किसान जो भी पाया उसने ऐसे ऐसे करके बो दिया, तो कुछ पौधे तो अच्छे निकले, कुछ पौधे अच्छे नहीं निकले। लेकिन अब के समय में क्या है कि आपको एटलीस्ट 70 to 80% इस बात की श्योरिटी रहती है कि पौधे क्या निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे। कहीं कहीं पर अगर सॉइल का या क्या डेमोग्राफिक एरिया जो है, अगर वो क्या डेमोग्राफिक एरिया अगर सपोर्ट नहीं करता है तो कई जगह प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन 70 to 80% जर्मिनेशन नॉर्मल होता है और अच्छा भी होता है। तो पंचनंद महेश्वरी को आप लोग थैंक यू बोलेंगे। उन्होंने दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम किया था, वन इज टेस्टिव फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज इंट्राओवेरियन पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे आपकी किताब के, आपको पहली किताब में सबसे पहला एक ब्लैक हेडिंग से लिखा हुआ है आपके लिए, स्क्रॉल करता हूँ मैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से पहले तो अपने को लाइफ स्पैन देखना है। लाइफ स्पैन बोलते किसी, दो ही चीज़ें सत्य हैं इस पृथ्वी पर, एक तो आपका जन्म और एक हमारी मृत्यु। ठीक है, तो लाइफ स्पैन। लेकिन कुछ ऐसे भी इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखते। ठीक, बताएंगे अभी आगे। सो व्हाट इज अ लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ। देखो, प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी एनसीईआरटी में इस वर्ड का यूज़ किया है नेचुरल डेथ, यानी उसको हम लाइफ स्पैन बोलेंगे। यानी सपोज अगर एक 16 साल का बच्चा है, लड़का है, पर भगवान ना करे, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो 16 साल की उम्र में डेथ हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम उसे इसका लाइफ स्पैन बोलेंगे? नॉट गेटिंग द पॉइंट। सी, इसके लिए हमको कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, पहली चीज़ तो आपकी किताब में जो ये वर्ड यूज़ किया गया है नेचुरल, इस पर हम बहस करेंगे। सेकंड चीज़, इस क्वेश्चन पर हम बहस करेंगे। लेकिन बहस करने से पहले हमको कुछ चीज़ें और जाननी ज़रूरी है। तो आप पहले ये जान लीजिए कि लाइफ स्पैन जो है वो पीरियड होता है जब हम पैदा होते हैं और हमारी एक नेचुरल डेथ होती है। ठीक है, दिस इज़ द definition which is given all over the Google, all over the experts and even in your book. Okay, so the period from the birth to the natural death is called the life span. मेरा क्वेश्चन ये था कि एक 16 साल का बच्चा है, मान लो कि भूकंप आ गया और वो उस भूकंप में दब गया, बिल्डिंग के नीचे दब गया ये बच्चा और ये डेथ हो गया, तो क्या इट वाज इट्स लाइफ स्पैन? एक बैनियन ट्री है जो कि 200 से 300 साल तक जिंदा रहता है, और मान लो कि वो अभी 100 साल का ही हुआ है और किसी ने आकर उसको काट दिया, सो कैन वी से इट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द बैनियन ट्री? नो, we will never say that it is the lifespan of the banyan tree. We will never say that it is the lifespan of this boy, because इसने भी नेचुरल डेथ को नहीं पाया, इसने भी नेचुरल डेथ को नहीं पाया, तो फिर क्या कहते हैं उसे? लेट अस सी। ठीक है, चलो चले। सो दिस इज द लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन में हमें बेटा तीन चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन इस मैक्सिमम लाइफ स्पैन। देखो, इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन मेरे पास लिखी हुई है, मगर मैं उसको बोर्ड पर लिखना नहीं कर सकता। मैं 1 मिनट के लिए आपको बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन, पहले समझ लो फिर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या है? मान लीजिए इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज। क्या? चलो हम होमोसेपियंस ही लेते हैं, हम ह्यूमन ही लेते हैं। ठीक है, ये एक स्पीशीज़ को हम लेते हैं और एक हम जोग्राफिकल एरिया पे ले लेते हैं। ओके, चलो ले लेते हैं। अच्छा, एक हम जोग्राफिकल एरिया पे ले लेते हैं इसको। ठीक, एक आदमी ए है और कई सारे आदमी बी सी A1 A2 A3 4, ठीक है, और एक आदमी जेड है सपोज। यहाँ पर हमने ये नोटिस किया कि ये जो होमोसेपियन या ह्यूमन को होमोसेपियंस बोलते हैं ना, आपको पता है, जो मॉडर्न ह्यूमन है, तो ये जो जेड वाला है
ये जेड वाला आदमी बाकी मान लीजिए, और इस जगह की जो मैक्सिमम लाइफ एवरेज जो है स्पैन है, मान लीजिए वो 90 ईयर्स है, सपोज कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, 90 ईयर्स है। अब ये जो यानी कि जितने भी A1 A2 से लेकर Z तक है, उन सबों को इस दिए हुए एरिया में 90 साल तक जिंदा रहना है। कोई कोई बियॉन्ड 91 चला गया या 90 साल 6 महीना चला गया, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोग 90 ईयर्स तक के जिंदा रहे, यानी कि 90 ईयर्स में वही पहुंचेगा जिसका हेल्थ बहुत अच्छा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये Z है, और मान लीजिए Z1 है, Z2 है, Z10 है, ये सब लोग क्या हुआ इस 90 ईयर्स तक के रेंज को पहुँचे, ठीक है। तो क्या अब बाकी लोग नहीं पहुँचे, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि Z से लेकर Z1 Z2 Z3 Z4 Z10 तक के लोगों का जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो बाकी लोगों से क्या है, ज़्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन हम ये कह सकते हैं कि इस जेड का इस ए से क्या है, ज़्यादा है। दिस इज़ ऑन स्पीशीज़। अब आप हमारा लाइफ स्पैन को और बैनियन ट्री के लाइफ स्पैन को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो 200 से 300 साल 400 साल भी, हम तो 400 साल ले रह सकते हैं ना, ये बात समझ रहे हो। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन हम लोग किस में देखते हैं, दो ही स्पीशीज़ में। अब सपोज बैनियन ट्री का ही ले लो, कोई बैनियन ट्री ए है, कोई बैनियन ट्री सी है, कोई बैनियन ट्री डी है, कोई बैनियन ट्री ई है, ओके। इनका हमने बताया मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज 200 से 300 ईयर्स, 300 साल तक मैक्सिमम वो जिंदा रह सकते हैं। ए वाला मान लो 260 में मर गया, ये वाला 180 में मर गया, ये वाला मान लो 270 में मर गया, और ये वाला 299 में जाके मरा। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लाइफ स्पैन इस बैनियन ट्री में किसने जिया, ई वाले ने जिया, इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन। इसका एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इज़ अ मेजर maximum lifespan is the measure of the maximum amount of time one or more members of a population have been observed to survive between birth and death. To survive between birth and death. Maximum lifespan is a measure of the maximum amount of time one or more members of a population have been observed to survive between birth and death. ठीक, एक है बेटा, तो एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इज एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज आप लोग बोलते हैं ना, एवरेज, एवरेज निकालना है अपने को, स्टैटिस्टिकल है ये। एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे कि अगर हम होमोसेपियंस की बात करें तो पूरी कंट्री में अमेरिका का अलग लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन है, इंडिया में अलग एवरेज लाइफ स्पैन है। इंडिया में मान लीजिए कि हमारा जाके 90 ईयर्स तक एवरेज लाइफ स्पैन है, ठीक है। कुछ लोग 100 के पास, कुछ लोग 100 ईयर्स के ऊपर भी चले जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे बाप रे ये तो 100 साल का हो गया, अरे ये तो 110 साल का हो गया, अरे ये तो 120 साल, मतलब सेंचुरी लगते ही हम लोग बहुत बड़ी बात को, मतलब उसको बहुत बड़ा मानते हैं। पर सही बात भी है, बड़ा क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो एवरेज लाइफ स्पैन को भी क्रॉस कर गया ना, वो कहाँ पहुँच गया मैक्सिमम लाइफ स्पैन में, यानी वो हमसे ज़्यादा जी गया, isn't it? So average life span जो है, that is the number of years then an individual is expected to live. Number of years of an individual is expected to live. यानी कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर एवरेज लाइफ स्पैन क्या होगा। और सेकेंड चीज, इट डिपेंड्स ऑन द सेक्स। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, सेक्स डिपेंडेबल, यानी मेल का अलग होगा और फीमेल का क्या होगा, अलग होगा। भाई दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारी क्या, सभी असमानताएं हैं, ठीक है। वो बच्चों को पैदा कर सकते हैं, हम बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। वो बच्चों को फीड करा सकते हैं, हम बच्चों को फीड नहीं कर सकते। वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करती है, हम नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पैन।
एंड थर्ड वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हम एक्सपेक्टेंसी यानी कि हमसे तो पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो हमारा बच्चा एटलीस्ट 99.99% तो ले ही आए। ठीक है, ये उनका एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें अपनी क्लास के मान लीजिए 40 बच्चों में, जो टॉपर्स आते हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, जो टॉपर्स नहीं आते उनका मोस्टली जो परसेंटेज रहता है दैट इज बिटवीन 60 to 80। ठीक है उनका 60 to 80 क्या है, उनका एक एवरेज मार्क्स लाने का मतलब क्या कहें सर्वे किया गया उसमें। अब ये कैसे यहाँ तक लेकर आएगा, बहुत परिश्रम बहुत मेहनत करने पे हो सकता है कि 85 तक लिया है, तो फिर वो तो फिर आगे चला जाएगा, जिसको हमने क्या कहा था एवरेज लाइफ स्पैन से भी आगे चला गया, एवरेज मार्किंग से भी वो आगे चला गया। एक्सपेक्टेंसी मतलब यही होता है कि फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल टिल इट डेथ डिपेंडिंग ऑन डेमोग्राफिक एरिया और इसको हम क्या निकालते हैं स्टैटिस्टिकल, यानी इसका स्टैटिस्टिक्स पता निकालते हैं। यानी आप इन बच्चों का जो कि 60 से 80 के बीच में एवरेज को मार्क्स को पाते हैं, इनका आप नाम लिखोगे, कौन 65 पाया, कौन 62 पाया, कौन 64 पाया, कौन 72 पाया, कौन 74 पाया, तरीके से करके आप लिखोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे एवरेज मार्क्स एक्सपेक्टेंसी। लेकिन यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक स्टैटिकल मेजर ऑफ द एवरेज टाइम एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लीव। ठीक, यानी कि उसकी बर्थ से लेकर इस डेथ के बीच में, सपोज जैसे हमने बोला कि इंडिया में 90 ईयर्स है ना, और इस 90 ईयर्स तक में ये मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया था कि 20 ईयर्स में ये क्या हो गया एक्सीडेंट से या किसी नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो गया, बेचारा वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो यानी इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज द लो। तो हम निकालते हैं कि एक्सीडेंटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ठीक है, अब वो नेचुरल डेथ से मरा तो हम उसको क्या बोलेंगे लाइफ स्पैन है उसका, लेकिन ये तो नेचुरल डेथ नहीं है, ये तो नेचुरल कैलामिटीज से हो गया या इसका एक्सीडेंट हो गया, कई सारी समस्याएं हैं ऐसी। इसको हम क्या बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब है कि उसकी बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक जो एवरेज लाइफ स्पैन था दैट वाज 90 ईयर्स फॉर मेल इन अ डेमोग्राफिक, ये मेल का निशान है, इन अ डेमोग्राफिक एरिया। सपोज जैसे मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो इलाहाबाद के जो एक वो है गांव मान लीजिए जहाँ मैं रहता हूँ दैट इज़ नैनी गांव। ठीक है, यहाँ पर ही, अब यहाँ पर ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है मान लीजिए 90, सॉरी एवरेज लाइफ स्पैन 90 ईयर्स है, लेकिन किसी एक का एक्सीडेंट 18 साल में हो गया, वो क्या हो गया मर गया। इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दिस इज़ एवरेज लाइफ स्पैन, दिस इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक वो कितने एक एवरेज लाइफ स्पैन में कितने साल जिया। यानी कि 90 साल हमने एवरेज लाइफ स्पैन रखा था, लेकिन वो जिया कितने ही साल, 18 साल। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो दिस इज एन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैंने कहा था कि जो पैदा हुआ है उसे मरना भी पड़ेगा, तो डेथ भी एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर ही क्या है, ये जो डेथ है, ठीक, दिस डेथ, उसकी जो डेफिनेशन आपको डेथ की क्या मैं बताऊँ, जो इस पृथ्वी पर आया है उसको जाना है, हर किसी को मरना है, तो डेथ तो ट्रूथ है ही है। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नहीं सिंगल सेल नहीं बोलना चाहिए, हाँ सिंगल
सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये नेवर डाइज, नेवर एवर डाइज। क्यों भाई? मान लो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में आपके पास एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे ही ये बैक्टीरिया को लगता है कि इसका एवरेज लाइफ स्पैन खत्म हो रहा है, अगर मतलब ये कहीं से दबे ना, हम नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सीडेंटल की बात नहीं कर रहे, किसी बैक्टीरिया को आप एंटीबायोटिक से मार दे रहे हैं, जो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, और वो एंटीबायोटिक से आप मार दे रहे हैं, तो वो उसके नेचुरल डेथ से पहले की डेथ हो गई। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया है, उसकी जो भी लाइफ स्पैन हो, वो अपने नेचुरल डेथ की तरफ अगर बढ़ता है, तो क्या हो जाता है, वो फट से 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही इनका रिप्रोडक्शन होता है। यानी एक बैक्टीरिया अपने 2 क्या बना देता है, डॉटर सेल्स बना देता है। तो ये मरता नहीं कभी, आगे बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। इसीलिए आप कहते हैं कि अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है, कहने को तो वो डेथ हो गई है, ठीक है, लेकिन वो डेथ किससे हुई है, एक्सीडेंट से डेथ हुई है, यानी वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी। डेथ उसे भी बोलेंगे, लेकिन वो नेचुरल डेथ उसकी नहीं थी। यानी हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन जो उसका था, लाइफ स्पैन तो उसका 90 ईयर्स तक था, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया, 90 ईयर्स से पहले उसका एक्सीडेंट से डेथ हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गेट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो देयर इज एक्सेप्शन। चलो, रिप्रोडक्शन। व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन? सबको पता है रिप्रोडक्शन इस इसका अच्छा सा वर्ड है यार, तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसलिए क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म produces its offspring, इसे प्रोगनी भी बोलते हैं, प्रोगनी सिमिलरली, सिमिलर टू इट, अपने समान ही प्रोगनी को क्या करना, पैदा करने को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है, रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करता है जनरेशन को, कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि क्या कहना चाहिए यार उसे, हाँ, कंटिन्यू स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। यानी एक मछली अगर अगर वो ना करे, रिप्रोडक्शन ना करे, तो फिर उसकी स्पीशीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो, नाउ एज यू नो there are 2 types of reproduction, one is asexual, one is sexual, ठीक है। asexual is with one parent, एक ही पेरेंट है उसके पास मेल और फीमेल दोनों गैमेट है, नो फ्यूजन ऑफ मेल, ये मेल का साइन है, एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट छोड़ दिए, यहाँ नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि गैमेट्स के प्रोड्यूस होने का मतलब ही नहीं है। देखो, इसको सिंपल समझने का तरीका है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स वाई, ठीक है, इसका एक्स लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इस वाई को लेते हैं, ये मेल का गैमेट है, ये फीमेल का गैमेट है, दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। इज दैट क्लियर?
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो गैमिट ही नहीं है, यानी ना ही कोई एक्स है ना ही कोई वाई एक्स वाई है, गैमिट है ही नहीं। इसलिए वहाँ पर गैमिट का फ्यूजन का कोई मतलब भी नहीं होता है, गैमिट का फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो गैमिट्स कहीं कहीं गैमिट्स के भी फॉर्मेशन होते हैं, गैमिट्स के फॉर्मेशन जरूर होते हैं, मगर वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस, मैं इसको लिखता हूँ आगे। समटाइम्स gametes are produced but still not fused. Example, parthenogenesis. ये क्या बला है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्थिव, हालांकि इसका पार्थेनोजेनेसिस का यहाँ काम नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहली बात तो सिंगल पेरेंट्स है, कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, पहली बात तो गैमेट प्रोड्यूस्ड नहीं होते। तीसरी चीज़ है कभी कभी गैमेट्स प्रोड्यूस्ड भी होते हैं मगर फिर भी उनका फ्यूजन नहीं होता है। जब फ्यूजन ही नहीं होगा तो इससे, अब मान लो एक्स एक्स और एक्स वाई का फ्यूजन ही नहीं हुआ तो इससे होने वाले रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल। लेकिन जब ये गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स चाहिए, नंबर 1, 2 पेरेंट्स नीडेड। नंबर 2, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज होना बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी, जैसे एक्सेप्शन था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्थेनोजेनेसिस, इसका एक्सेप्शन क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, बाइसेक्सुअल भी इसे बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट्स और बाइसेक्सुअल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों ही गैमेट्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेपवर्म। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लोग, आप सोच रहे होंगे कि हम अर्थवर्म भी दे सकते हैं, मगर अर्थवर्म नहीं दे सकते। अर्थवर्म इसलिए दे सकते हैं क्योंकि अर्थवर्म के अंदर भी मेल और फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। लेकिन जो अर्थवर्म है वो अपने मेल गैमेट को क्या करता है, दूसरे के में डिपॉजिट करता है और दूसरे से मेल गैमेट को लेता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इंटर स्पेसिफिक जो डिप्रेशन होता है, यानी कि अगर हम अपने ही भाई बहन से शादी करेंगे तो हमारे जो हमारे जीन्स के अंदर जो प्रॉब्लम, जो हमें क्रोमोसोमल एनोमलीज़ है, वो क्रोमोसोमल एनोमलीज़ हम अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग या प्रोगरी को भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन वही हम जाके किसी दूसरे के घर से शादी करेंगे और दूसरे लड़के से शादी करेंगे या जिससे भी करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, दो जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग अलग मिलेंगे। जो जेनेटिक मेकअप अलग अलग मिलेंगे तो एक उसमें डोमिनेंट रहेगा और एक उसमें रिसेसिव रहेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें इंटर स्पेसिफिक डिप्रेशन नहीं होता है। तो इसका हर्माफ्रोडाइट इज द एग्जाम्पल। टेपवर्म अपने ही मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट को फ्यूज कर लेता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहकर भी। ठीक है, तो इसको हम लोग अब आगे कल बढ़ेंगे। नाउ दिस इज the end of the class and I hope that you must be like the introductory part। मैंने कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी इसके पहले वीडियोस डाली हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी मैंने वीडियोस डाली हैं, तो आपको जो भी पसंद है आप उसको उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि किस कंडीशंस में ये चैनल चल रहा है या आपको हम नहीं बताएंगे। लेकिन अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है, टीचिंग आपको अच्छी लगी और आपको इससे कुछ भी फ़ायदा नज़र आ रहा है आपके बोर्ड के लिए, तो आप इसको प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।